तो हेलो एवरीवन, मैं रवि एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं टारगेट सेमेस्टर का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि आप सभी पता था कि हम लोग अब पहुंच चुके हैं सर फोर्थ सेमेस्टर में, और फोर्थ सेमेस्टर में हम लोग जो बॉटनी का साथ ही साथ जूलॉजी का जो सिलेबस था वो हम लोग डिस्कस कर लिए। आज की क्लास में हम बात करने वाले होंगे बॉटनी का पहला यूनिट जिसका नाम होगा सर कार्बोहाइड्रेट। और इस कार्बोहाइड्रेट के ऊपर हम लोग यहाँ पे कंप्लीट एनालिसिस कर रहे होंगे, कंप्लीट यहाँ पे डिस्कशन कर रहे होंगे और देख रहे होंगे सर क्या कि जो कार्बोहाइड्रेट है अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, आपको पता है सर यहाँ पे हम लोग जितना भी हम लोग अपना थर्ड सेमेस्टर था उसकी एग्जाम हो चुका है। ठीक है, और आपका रिजल्ट का वेट होगा, साथ ही साथ हम लोग यहाँ से क्लास भी अपना स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए सभी लोग क्लास में पेन पेपर फोकस लेकर तैयार हो जाइए। आपको तो ऑलरेडी पता है, बशर्ते मेरा काम है बताना, जितने भी नए बच्चे हों उनको एक बार और इत्तला कर देना कि भैया आप लोग सभी लोग क्लास में पेन पेपर फोकस लेकर तैयार हो जाइए, जिससे पूरी कॉन्सेंट्रेशन आपकी क्लास पर रहे। और यहाँ पे जितनी भी बातें मैं नोट कराऊंगा, जितनी ही बातें आपको समझाऊंगा, है ना, वो हर बातें, हर कॉन्सेप्ट आप अपने कॉपी में आप उसको नोट कर रहे होगे, समझ रहे होगे और मेरे साथ उसको नोट कर रहे होगे। ठीक है, और आपको जब सिलेबस वाली जो वीडियो थी उसी में मैं बता दिया था कि आपके पास एक नई कॉपी फिर से आ जानी चाहिए, स्पाइरल कॉपी जूलॉजी की, बॉटनी की और केमिस्ट्री की, जिसमें पूरी बातें, पूरे कॉन्सेप्ट आप उसमें नोट कर रहे होगे, समझ रहे होगे और एग्जाम से पहले उसको रिवाइज करके जाना। ठीक है, तो आई थिंक इतनी उम्मीद है भैया कि आप सभी लोग पेन पेपर लेकर तैयार हो चुके होंगे। पूरी कंसंट्रेशन अब क्लास पे रहेगी, जितनी भी बातें बताएंगे, जितनी भी नोट कराएंगे, वो हर बातें आप अपनी कॉपी में नोट हुए चलेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे सर अपना पहला यूनिट जिसका नाम होगा सर कार्बोहाइड्रेट। इसमें बेसिकली हमको पढ़ना होगा क्लासिफिकेशन कार्बोहाइड्रेट का, स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे होता है और इसका फंक्शन क्या होता है। बेसिकली यही पहला यूनिट में अपने देख रखा गया है बायोकेमिस्ट्री का, है ना, प्लांट बायोकेमिस्ट्री। अच्छा, ये बायोकेमिस्ट्री आपको याद आ रहा होगा सर, हम लोग जब सेकेंड सेमेस्टर में थे तो वहां पे भी ये बायोकेमिस्ट्री आया था, लेकिन वो जियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से था। अब ऐसा नहीं कि सर जियोलॉजी में अलग हो जाता है, बॉटनी में अलग हो जाता है, नहीं, ऐसा ऑलमोस्ट 95% से सब सिमिलरिटीज रहती हैं, लेकिन आपका जो 5% होता है वो एनिमल्स और प्लांट्स में थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट देखने को मिलेगा। अब वो क्या डिफ्रेंशिएट होता है सर, अगर हम एनिमल की फिजियोलॉजी की बात कर रहे हैं, बायोकेमिस्ट्री की बात कर रहे हैं और प्लांट की बायोकेमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जमीन जो 5% डिफरेंस हमको दिखेगा, यही जमीन आसमान का यहाँ पे डिफरेंस हमको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये सभी बातों को हम यहाँ पे देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, कोरिलेट कर रहे होंगे अपने प्लांट्स से। ठीक है, और अपने कॉन्सेप्ट को यहाँ पे हम क्लियर करेंगे। सबसे पहले आप सभी लोग कॉपी में हेडिंग डालें जैसे कार्बोहाइड्रेट। और आपको ऑलरेडी पता है सर, जब भी हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं तो कुछ बातें जो होती हैं कार्बो किसी भी टॉपिक की, स्पेशली कार्बोहाइड्रेट की नहीं, किसी भी टॉपिक ए टू जेड कोई भी टॉपिक होता है, जब पहली क्लास इंट्रोडक्शन होती है तो हम लोग ब्लैंक स्लाइड पे कुछ बातें नोट करते हैं। और फिर आज भी हम वही काम करने वाले होंगे। पहले कुछ इसका फ्लो डायग्राम देखें, फ्लो डायग्राम इन द सेंस पूरी इसका ओवरव्यू देखेंगे और फिर अपने मेन स्लाइड पे आएंगे, जो कि आपका कंप्लीटली यहाँ पे बाइलैंग्वेज के फॉर्म में देखने को मिल जाएगी। इसमें तो किसी को नो डाउट रहने वाला होगा। सबसे पहले आप लोग कॉपी में हेडिंग डालिए सर कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट जैसे ही कॉपी में हेडिंग डालोगे तो सबसे पहले दिमाग में बात आनी चाहिए सर कार्बोहाइड्रेट। क्या कार्बोहाइड्रेट आप लोग वर्ड सुने हो? बोलोगे हाँ सर, इसको तो हम, ये नई बात थोड़ी ना, हम कार्बोहाइड्रेट हम पहली बार सुन रहे हो। बोले ठीक है सर, हम बोले कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, तो बोलोगे सर ये तो हम हमेशा सुनते आ गए हैं, कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट सर हम आलू खाते हैं, ठीक है, रोटी लिए स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट है, ये सब चीज आप लोग देखे होंगे। और इसका जो अगर टेस्ट की बात करते हैं तो ये कैसा होता है सर, ऑलमोस्ट ये मीठा होता है, स्वाद में मीठा होता है। बोलो ठीक है सर, इतनी तो बातें हमको पहले से पता था सर, इसमें कोई नई बात हमको नहीं मिला, लेकिन अब जो नई बात मिलने वाली होगी वो चीज आप यहाँ पे नोट कीजिएगा। पहली बात कि सर अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें, किसकी बात करें सर, कार्बोहाइड्रेट, तो ध्यान से देखो कि सर ये दो वर्ड हमको यहाँ पे देखने में मिल रहा है। कितने वर्ड मिल रहे हैं सर? दो वर्ड हमको यहाँ पे देखने में मिल रहा है। पहला पहला जो वर्ड हमको देखने में मिल रहा है वो हमको मिल रहा है यहाँ पे कार्बो, है ना। पहला क्या मिल रहा है सर? कार्बो। और जो दूसरा वर्ड मिल रहा है वो क्या है सर? हाइड्रेट। कुछ दिमाग में थोड़ा सा जोर डालोगे, अगर केमिस्ट्री आप अच्छे से पढ़े होगे तो जोड़, थोड़ा सा भी जोर डालोगे तो यहां से इसका पूरा कॉन्सेप्ट निकल के आ जाएगा जो हमको पूरे यूनिट में पढ़ना है ना। तो यहाँ पे अगर हम कार्बो की बात करें सर, कार्बो का मतलब क्या हो जाएगा सर? कार्बन। ठीक, कार्बो का मतलब क्या हो गया सर? कार्बन। और वहीं पे हाइड्रेट है, तो हाइड्रेट का मतलब क्या हो गया सर? वाटर। यही तो हुआ सर, कार्बन और हाइड वाटर।
यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट है ये कार्बन का हाइड्रेट्स होता है। क्या होता है सर? कार्बन ऑफ हाइड्रेट्स होता है। हम ऐसा कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? अब थोड़ा सा सोचो और फिर बताओ, क्या हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन के नाम से हम जान सकते हैं? क्यों? क्योंकि ये जो कार्बोहाइड्रेट है दो शब्द से मिलकर बना। बोले ठीक है, एक है सर कार्बो, दूसरा है सर हाइड्रेट। कार्बो का मतलब कार्बन और हाइड्रेट का मतलब वाटर। बात समझ में आ गया? बोले ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये क्या होता है सर? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन होता है। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन होता है। तो ठीक है। तो अगर कोई पूछे भैया बताओ कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो आप ऐसे इसको समझा सकते हो और काफी अच्छे से समझा सकते हो और सामने वाला समझ भी जाएगा, जैसे कि आप अभी समझ गए। ठीक है, चलो। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, तो क्या सर बस हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, या फिर इसको हम और तोड़े? और तोड़े मतलब क्या? इसको और थोड़ा सा हम इसका पोस्टमार्टम कर दे, है ना, आसान भाषा में पोस्टमार्टम कह दे। तो यहाँ पे क्या क्या हमको कंपाउंड देखने को मिलेगा? देखो सर, यहाँ पे हमको कार्बन मिल रहा है। बोले ठीक है। सर वाटर है, तो वाटर का फॉर्मूला क्या था? H2O था। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। यानी कि यहाँ पे तीन कंपाउंड मिलकर आपके कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करा रहा होता है। क्या ये बात आपको समझ में आया? क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया? बोलो हाँ या ना। जल्द सभी लोग कमेंट बॉक्स बताएं क्या ये बात आपको समझ में आया कि नहीं। तो क्या मैं लिख सकता हूं, ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये किस कंपाउंड से मिलकर बना होता है? तो कंपाउंड मेड अप ऑफ किससे किससे भैया? किससे किससे मिलकर बना होता है? तो बोले सर पहला कार्बन है। तो बोले ठीक है, पहला कार्बन है। फिर बोले दूसरा क्या है सर? हाइड्रोजन है। तो बोले ठीक है, हाइड्रोजन है। और तीसरा क्या है सर? ऑक्सीजन है। तो बोले ठीक है सर, ऑक्सीजन। तो ऐसे भी तो मैं बता सकता हूं कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये किस कंपाउंड से मिलकर बना होता है? तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। बात समझ में आया? कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है भैया, आप इससे पहले नहीं पढ़े थे, नो डाउट। ठीक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप अब यहां से बेसिक से लेके एकदम एडवांस तक कार्बोहाइड्रेट के बारे में पूरे डिटेल में हम एनालिसिस करेंगे। केवल हम कार्बोहाइड्रेट ही नहीं, पूरे टॉपिक को हम यहाँ पे डिटेल में इसी तरह आपको डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक, यहां तक बात समझ में आ गया? सर हम आप बोले हो सर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। बोले ठीक है सर, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन है तो इसको और कैसे लिख सकते हैं छोटे लैंग्वेज में? तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जानते हो कैसे? ऐसे लिख सकते हैं सर, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, ऐसे भी इसको हम लिख सकते हैं हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, यानी कि H2O ऑफ कार्बन। समझ में आएगा? सर और कैसे लिख सकते हैं सर इसको? इसको हम और भी लिख सकते हैं सर, जानते हो कैसे? और कैसे लिख सकते हैं हम इसको? लिख सकते हैं सर कार्बन आपका, यानी कि कार्बन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन बोले या फिर कार्बन ऑफ हाइड्रोजन बोल दिए, या फिर इसका जो बेसिक फॉर्मूला है या स्ट्रक्चर है वो हम कह सकते हैं सर, इसको जानते हो कैसे? इसको हम कह सकते हैं सर कार्बन की संख्या n, आपकी H2O। ठीक है, कार्बन की संख्या n, H2O। ठीक है, या फिर इसको हम बोल दें, या फिर इसको और अच्छे से हम कैसे बोल दें? आप बोलोगे सर इसको और अच्छे से बोलना होगा तो यहां पे हम क्या कर दें आपका, यहां पे हम यहां पे n लगा दें, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया सर? कार्बन ऑफ हाइड्रेट्स। बोले ठीक है सर, इसको और भी किसी वर्ड में फॉर्म में लिख सकते हैं? बोले हाँ, इसको एक और फॉर्म में हम लिख सकते हैं। मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हुआ, देखो इसको हम H2O ऑफ कार्बन लिख सकते हैं, CH2O लिख सकते हैं। बोले ठीक है, CnH2ON लिख सकते हैं। सर एक फॉर्म और लिख सकते हैं, वो क्या होगा सर? ये होगा सर कार्बन वाटर टू दी पावर। सर इसको तो हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं सर, एन हम कॉमन ले लिए, कार्बन ऑफ वाटर, कार्बन ऑफ हाइड्रेट्स हम कर दिए। ये सभी बात अपने कॉपी में नोट करते चलिए, और जो आज की क्लास स्किप कर देगा भाई, पहले बता दे रहे हैं, आगे हम जितना भी बात बताएंगे आपको समझ में नहीं आएगा। तो मोस्ट प्रायोरिटी है सर किसी भी क्लास की इंट्रोडक्शन हमको पता होना, जो कि आज हम आपको एकदम बारीकी से समझा रहा हूं मैं। ठीक है, तो ये बात हो गया, ये सबकी बात यहाँ पे नोट होगी। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। सर यहां तक बात समझ में आ गया? क्या इसका और भी कोई फॉर्मूला है? बोले हाँ सर, इसके और भी फॉर्मूला है, बस आपको नोट करना है।
सर इसका इसका रेशियो की अगर बात कर ले, हाँ ये देखो ये चीज हम नोट कर दें यहाँ पे, अगर इसकी रेशियो की हम बात कर देते हैं, किसकी बात कर लेते हैं सर, रेशियो की बात करते हैं, तो फिर क्या बताओगे, यहां पे हम बोले सर कार्बन ऑफ या कार्बन ऑफ वाटर या हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, यहां यानी कि यहां पे जो इसके रेशियो निकल के आते हैं, यानी कार्बन हाइड्रोजन और वाटर की जो रेशियो निकल के आती है वो कितनी होती है, फिर आप क्या बताओगे, यानी कि मैं बोलूं सर कार्बोहाइड्रेट की रेशियो बताना है आपको, तो बताओगे सर कार्बन इज टू हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन, यही तो हुआ, बोलो हाँ या ना सर, यही तो हुआ कि आपके तीन कंपाउंड है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो ये हम C इज टू H H2O कर देंगे, बात ठीक है, बात ठीक है। सर इसका रेशियो कितना आता है, अक्सर ये एग्जामिनर एग्जाम में पूछता है कि सर इसका रेशियो कितना आता है, ठीक है। अब देखो रेशियो की बात करें भैया, कार्बन यहाँ पे कितना है, बोलो कि एक है, कार्बन तो एक ही है, हाइड्रोजन में H कितना है, सॉरी वाटर में H कितना है, तो बोले दो है, ऑक्सीजन में वाटर में ऑक्सीजन कितना है, बोले एक है, मतलब कार्बोहाइड्रेट है, बात को समझना ध्यान से, कार्बन में कार्बन की संख्या कितनी है, बोलोगे एक है, तो बोले हम ठीक है सर एक है, एक लिख दिए। वाटर में हाइड्रोजन की संख्या कितनी है सर, दो है, दो दिख रहा है सर वाटर में, बोले ठीक है दो लिख दिए। वाटर में ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, बोलोगे एक मॉलिक्यूल है, बोले ठीक है एक, यानी कि अगर आपको कहीं भी 1:2:1 वाले रेशियो मिल जाए, कहीं भी सुबह दोपहर शाम उठते बैठते सोते बात करते खाते पीते आपको ये मिल जाए 1:2:1, आपके दिमाग में एक ही बात आनी चाहिए, सर ये किसको बता रहा है, सर कार्बोहाइड्रेट को बता। अभी मैं एग्जांपल यहाँ पे दिखाऊंगा आपको, और भी सारे बहुत सारे एग्जांपल दिखाऊंगा, और एग्जांपल के साथ एक्सेप्शन भी दिखाएंगे जो कि एग्जामिनर पूछता है आपसे, जैसे कि लैक्टिक एसिड पूछ देगा, है ना, जैसे कि आपको एसिटिक एसिड पूछ देगा, ये जो इसका जो रेशियो आता है ना वो 1:2:1 का ही आता है, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। अभी मैं बताऊंगा इसके पीछे का रीजन भी क्या है, ठीक है, बस ये अभी हम आप लोग पहले नोट कर लीजिए तब, ठीक। तो अगर मैं बोलूं सर कार्बोहाइड्रेट है, कार्बन और हाइड्रोजन है, बोले ठीक है, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन है, बोले ये भी ठीक है, H2 ऑफ C कार्बन कर दिए, ये भी ठीक है सर, यहाँ पे इतनी फॉर्मूला लिख दी, ये भी ठीक है, इसकी रेशियो कंपाउंड्स मेड्स ऑफ द कार्बन हाइड्रोजन ऑफ ऑक्सीजन, ये भी हम ठीक है सर, यहाँ पे रेशियो C:6 यानी कि 1:2:1 की रेशियो आ गई, ये भी ठीक है। क्या ये बात सबकी नोट हो गई, बताइए क्या ये सभी बात सबकी नोट हो गई कि नहीं हो गई। चलो इसका मैं एग्जांपल यहां पे दिखा देता हूं, जैसे कि हम उठा लेते हैं सर ग्लूकोज को, जैसे कि हम उठा लेते हैं सर राइबोज को, तो इसका क्या ये भी शुगर आपका जो इसमें भी शुगर है, बोले ठीक है, अच्छा कार्बोहाइड्रेट मतलब शुगर ही समझ लेना, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट मतलब मीठा है शुगर, तो ग्लूकोज है, बोले हाँ कार्बोहाइड्रेट है, बोले सर राइबोज है, ये भी कार्बोहाइड्रेट है, तो आप हमको ये प्रूफ करके बताओ कि क्या इसका 1:2:1 रेशियो आएगा कि नहीं आएगा। आप बोल दिया, हम कैसे मान लें, दिमाग में बात आ सकती है ना कि हम बोल दिए कि चलो ठीक है, आपके सामने कुछ भी दिखा 1:2:1 का रेशियो, तो आप बोल देना कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन हम मान कैसे लें, इसको प्रूव करके दिखाओ, तो फिर आपके दिमाग में तो ये तो बात आ रहा होगा, तो मैं बोलूंगा ठीक है इसको भी मैं प्रूव कर देता हूं, पहले इसको नोट कर लीजिए आप। अगर मैं बोलूं सर ग्लूकोज को, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहीं पे नोट कर दूं, मैं यहीं पे नोट कर दूं आपके लिए, बोलो ठीक है, इसके साथ एग्जांपल यहीं पे नोट कर देता हूं। मैं बोला सर ग्लूकोज आपका एग्जांपल है, ठीक है, क्या है सर आपका एग्जांपल, आपका सामने है सर ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, क्या बताओगे, C6H12O6, बोलो हाँ यार, हाँ यार एक बार बोलो सर, ग्लूकोज का तो यही फॉर्मूला होता है C6H12O6, सर रट्टा हो चुका है, हम लोग बाबा आदम के जमाने से पढ़ते आ गए, ग्लूकोज का फॉर्मूला, बोले ठीक है सर। अगर मैं बताऊं राइबोज, राइबोज याद आ रहा है राइबोज, हम लोग भर भर के राइबोज हम लोग जूलॉजी में पढ़े थे, डीऑक्सी राइबोज, राइबो न्यूक्लिक एसिड, तमाम सारे डीऑक्सी राइबोज राइबोज, सर इसका फॉर्मूला पता है किसी को, कोई बता सकता है, इसका फॉर्मूला कोई बता सकता है, बोले हाँ सर, ये कौन सी बड़ी बात है, हम बोलेंगे सर C5H10O5, ये क्या होता है सर आपका राइबोज का फॉर्मूला, ठीक है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे तो हम यहाँ पे रेशियो की बात कर रहे थे, आप फॉर्मूला पे हमको उलझा दे रहे हो, मैं बोले नहीं हम उलझाएंगे नहीं, आपको यहाँ पे तुरंत बता, यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी है, बोले 6 है, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है, ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 1 है, यानी कि 1:2:1 की रेशियो यहाँ पे आ रहा है, 6×2=12, 6×2=12, बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 5×10, बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो आएगा,
देखो आएगा नहीं तो जाएगा कहाँ, आएगा नहीं तो जाएगा कहाँ भैया, देखो यहाँ पे हो जाएगा 1:2:1 आ गया, कार्बन 6 और आपका हाइड्रोजन 12, यानी कि 6 1 6, 6 2 12 आ गया, बोले ठीक है। इसी तरह अपने पास राइबोज आया, तो राइबोज का फॉर्मूला क्या होता है सर, C5H10O5 ये होता है। तो बोले सर C5 है 5 1 5, 5 2 10, बेसिक कैलकुलेशन है, मैथ तो अपना तो पल्ले से बाहर होता है, लेकिन हाँ 5 का टेबल 6 का टेबल हम लोग यहाँ से थोड़ा सा कोरिलेट कर सकते हैं, 5 1 5, 5 2 10, तो बोले ठीक है 1:2:1, यही रेशियो आया। बोलो हाँ या ना, आया कि नहीं आया? तो मैं बोला कि सर जहां भी आपका 1:2:1 का रेशियो मिलेगा, आंख बंद करके कान खोल करके आप बता दीजिएगा सर ये कार्बोहाइड्रेट है। इतनी बात नोट हो गई। अब मैं आपको थोड़ा एक्सेप्शन बता देता हूं, एक्सेप्शन इन द सेंस कि भैया इसका जो रेशियो आता है वो 1:2:1 का आता है, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट के ग्रुप के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, एक्सेप्शन हो जाएगा। और बायोलॉजी में चाहे जूलॉजी पढ़े, बॉटनी पढ़े, बायोकेमिस्ट्री पढ़े, है ना, इकोलॉजी पढ़े, कहीं कुछ भी पढ़ रहे हैं हम बायोलॉजी से रिलेटेड, अगर आपका एक्सेप्शन नहीं आया तो वो कंप्लीट बायोलॉजी नहीं कहलाता, ये आपको पता होगा। आपको पिछले बार कई कई जगह हम यहाँ पे आपको एक्सेप्शन बताते आ चुके हैं, और एग्जामिनर क्या करता है ना, ये उसको पता है या उसको पता है कि आप ये सब पढ़ उड़ के आए हो, उसको पता है, वो यहां से क्वेश्चन पूछता है, जानते हो कहां से, एक्सेप्शन से क्वेश्चन पूछता है। अब वो कई सारे एक्सेप्शन दे देगा, बोले बताओ ये इसमें से कौन सा, जैसे कि एमसीक्यू की बात करें, कई सारे ऑप्शन दे देगा और बोले बताओ इसमें से कौन सा आपका कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है। तो आप कंफ्यूज ना हो, तो आपके लिए हम दो जो एक्सेप्शन जो एग्जामिनर पूछ रहा होता है, मैं दोनों एक्सेप्शन आपको बता लेता हूं। आई होप कि ये सब आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो फिर चलते हैं हम लोग ब्लैंक स्लाइड पे। अब हम देखेंगे सर यहाँ पे एक्सेप्शन, और फाइनली फिर हम देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट का फाइनल डिफिनीशन क्या होता है, फिर अपने मेन स्लाइड पे आ जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो हो नहीं रही है सर, कोई दिक्कत वाली बात तो हो नहीं रही है, किसी को भी कोई दिक्कत होगा तुरंत बता देगा। ठीक है, चलो, तो मैं बोला कि सर यहाँ पे एक्सेप्शन हम देख लेते हैं। ठीक है, क्या देख लेते हैं सर, कार्बोहाइड्रेट का एक्सेप्शन। ठीक है, एक्सेप्शन सर कितने एक्सेप्शन मिलते हैं सर, दो एक्सेप्शन मिलते हैं। पहला, दोनों एक्सेप्शन को आपको नोट करा देते हैं। सब पहला है कि आपका एसिटिक एसिड है, क्या है सर, एसिटिक एसिड है, इसका क्या होता है सर, एसिटिक एसिड है। और एसिटिक एसिड का फॉर्मूला अगर आपको पता है तो तुरंत बताइए, तो बताओगे सर एसिटिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है CH3COOH, हाँ CH3COO ये होता है। दूसरा आता है सर आपका लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड आता है, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड। इसका फॉर्मूला क्या होता है सर, आप बताओगे सर, इसका जो फॉर्मूला होता है C3H6 और O3, ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो ठीक है, हम बोले ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। कार्बन 2, ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 4, सॉरी हाइड्रोजन 4 और ऑक्सीजन 2। ठीक है, कंफ्यूज हो रहे हो, नहीं हो रहा है ना, होना भी नहीं है, थोड़ा सा बारीकी से कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपके सामने एसिटिक एसिड आ गया, इसको ए है ना, इसको ए बना लेना, एसिटिक एसिड है, तो क्या इसमें कंफ्यूज हो गए, बोले सर कतई कंफ्यूज नहीं होंगे, इथुम्बा जिंदाबाद, कतई कंफ्यूज नहीं होंगे। देखो क्या है यहाँ पे, देखो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे आसान वाला देख लेते हैं सर, लैक्टिक एसिड है, बोले ठीक है। अब यहाँ पे 3 1 3, 3 2 6, 3 1 3, बोले ठीक है। रेशियो क्या आया सर, कार्बन का 1 आया, हाइड्रोजन कितना आया सर, 2 आया, और ऑक्सीजन का 1 आया, यानी कि ये क्या दिखा रहा है सर, ये आपका कार्बोहाइड्रेट को दिखा रहा है, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो एग्जामिनर पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग so has the group of the carbohydrate, या फिर रेशियो 1:2:1, तो ये रेशियो 1:2:1 का दिखा रहा है, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है।
अच्छा, बोले ठीक है, ये तो समझ में आ गया सर, एसिटिक एसिड का बता दो। तो मैं बोला सर यहाँ पे अगर काउंट करोगे तो आपको कार्बोहाइड्रेट कितना दिख रहा है सर, यहाँ पे सॉरी कार्बन कितना दिख रहा है सर, एक कार्बन ये है, दूसरा कार्बन ये है। बोलो ठीक है सर, यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 3 है, और यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 1 है। बोलो हाँ या ना, तो बोलो। बोले ठीक है, तो मैं बोला सर यहाँ पे पहले नोट करते चलते हैं, ठीक है। कार्बन कितना है सर, यही तो होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यही होता है ना। बोलो कार्बन की संख्या कितनी है सर, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, यानी कि कार्बन की संख्या कितनी होगी सर, 2 हो गई। बोलो ठीक है। फिर बोला सर हाइड्रोजन यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है, तो बोला कितना हो गया सर, हाइड्रोजन 3 और 1 4, 4 हो गया सर। बोले ठीक है, 4 यहाँ पे हम कर देते हैं। अब बताओ ऑक्सीजन की संख्या कितनी है सर, यहाँ पे 2 है, तो बोले सर यहाँ पे 2 कर देते हैं। अब इसका हम रेशियो 1:2 नहीं निकाल सकते हैं, 1:2:1। बोलो निकाल सकते हैं सर, इसमें कौन सी बड़ी बात है, 1 2 1 2 ऐसे कर देते हैं ना, 2 1 2, 2 2 4 और 2 1 2, आ गया। यही तो अपना निकालना था, 1:2:1। सर सिंपल सा तो कैलकुलेशन है। अब कैलकुलेशन से भगिएगा मत, अब कैलकुलेशन आपको जूलॉजी में स्टेट जब पढ़ेंगे ना, बायो स्टेट, तो वहां पे मीन मीडियन मोड काई स्क्वायर टेस्ट ये सब आपको आया। तो कैलकुलेशन जिनको टेबल नहीं याद है ना, एकदम सीक्रेट बात बता रहे हैं, जिनको टेबल नहीं याद है अभी भी टाइम है सर, जल्दी से टेबल याद कर लो। हम पता है सर बायोलॉजी वाले हो गए, टेबल उतना नहीं याद होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ कैलकुलेशन करना है बायो स्टेट में तो हमको 20 तक का पहाड़ा याद होना चाहिए, 20 तक का टेबल याद होना चाहिए। जिनको भी नहीं याद है आप तुरंत याद कर लीजिएगा, अभी भी मौका है, मान के चलो कि 1 महीना का टाइम होगा आपके पास बायो स्टेट तक पहुंचने में, यानी फरवरी के 15 फरवरी तक हम लोग बायो स्टेट पे पहुंच जाएंगे, तब तक आप लोग टेबल अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलो, तो ये 2 एक्सेप्शन आपको यहाँ पे मिलता है, ये सीक्रेट बात है, किसी को बताना मत, किसी को बताना मत कि टेबल नहीं याद है, हम लोग बायो वाले हैं, मैथ्स वाले नहीं है, ठीक है, एकदम अपना गुप्त वाली बात होगी। सर कार्बोहाइड्रेट है, एक्सेप्शन है, तो एसिटिक एसिड जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, और लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट का रेशियो शो कर रहा होता है 1:2:1। और लैक्टिक एसिड है, ये भी कार्बोहाइड्रेट होता नहीं होता है, लेकिन हाँ ये अपना रेशियो शो कर रहा होता है 1:2:1। समझ में आ गया, बोलो ठीक है। अब मैं बोलूंगा सर कार्बोहाइड्रेट है तो इसका फाइनल डिफिनीशन क्या हो सकता है, अगर हम इसको एकदम प्रोफेशनल वे में हम इसका डिफिनीशन मान के चलें, यानी टेक्निकल डिफिनीशन की बात करें, किसकी बात करें सर, यहीं पे नोट कर दें क्या, दूसरी स्लाइड पे क्या ही चले सर, यहीं पे नोट कर देते हैं, चले चलो चल ही चलते हैं। चलो टेक्निकल डिफिनीशन, टेक्निकल डिफिनीशन की बात, ठीक है। टेक्निकल डिफिनीशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यहां पे नोट कर लो, ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। टेक्निकल डिफिनीशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सर टेक्निकल डिफिनीशन मतलब यानी कि जो हम बायोकेमिस्ट्री के लैंग्वेज में जो हम इसका डिफिनीशन बता सकते हैं, अच्छे से बता सकते हैं, वो क्या होगा, तो इसको हम बताते हैं सर क्या, पॉली डिहाइड्रो कीटोन, पॉली डिहाइड्रो कीटोन या फिर पॉली डिहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ठीक है, पॉली डिहाइड्रोक्सी कीटोन या फिर एल्डिहाइड। अच्छा ये चीज, एक और चीज अभी नोट कीजिएगा, मैं अभी नोट करा दूंगा, वो था स्किप हो गया हमको लग रहा है, इसको क्या बोलते हैं सर, पॉली डिहाइड्रो कीटोन, या फिर इसी को हम बोलते हैं, जानते हो क्या, इसी को बोलते हैं पॉली डिहाइड्रो कीटोन और एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, ठीक है। ये जो है अपने कॉपी में आप लोग सभी लोग नोट कर लीजिएगा, सभी लोग अपने कॉपी में आप इसको नोट कर लीजिएगा, हाईलाइट है ना, हाईलाइट करके इसको सभी लोग नोट कर, क्या है सर ये आपका टेक्निकल डिफिनीशन है, किसका है सर, आपका कार्बोहाइड्रेट का। सर हमको समझ में नहीं आया सर, एल्डिहाइड और कीटोन की बात आप कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे, एल्डिहाइड और कीटोन की बात कर रहे थे, है ना, तो बोले ठीक है, इसको भी हम समझा देते हैं, पहले इतना नोट कर लीजिए। तो अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट में एक या तो कीटोन होनी चाहिए या तो यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप होना चाहिए। जैसे कि आपको स्टार्टिंग में ही बताया है कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है इसके पास शुगर कंपाउंड होता है, सैकराइड्स होते हैं, शुगर होता है,
तो यानी कि यहाँ पे क्या होना चाहिए सर, कीटोन शुगर होना चाहिए या फिर एल्डिहाइड शुगर होना चाहिए। बात समझ में आया? चलो ठीक है, तो आप नोट कर लेते हैं सर यहाँ पे कि सर जो कार्बोहाइड्रेट होता है, सर जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट हैज आइदर एल्डिहाइड ग्रुप या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं और एल्डिहाइड शुगर, एल्डिहाइड शुगर, ठीक है। और या फिर और इसके पास क्या होना चाहिए सर, कीटोन बॉडी, कीटोन बॉडी या फिर कीटोन ग्रुप कह लो, अच्छा रहेगा, कीटोन ग्रुप और कीटोन शुगर, ठीक है। मैं आपको ये बताया सर, मैं आपको क्या बताया, मैं आपको ये बताया हूं सर यहाँ पे कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है यहाँ पे आपके दो ग्रुप होने चाहिए, पहला एल्डिहाइड ग्रुप या फिर आपका कीटोन ग्रुप, ये दोनों ग्रुप होने चाहिए, ठीक है। ये दोनों ग्रुप आपके, दोनों में से कोई भी एक ग्रुप आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सर इसका स्ट्रक्चर बता देते तो मजा आ जाता, तो मैं बोला ठीक है, स्ट्रक्चर बताने में कौन सी बड़ी बात है, स्ट्रक्चर तुरंत बता देंगे। स्ट्रक्चर अगर मैं बोला कि आपके पास क्या है सर, एल्डिहाइड ग्रुप की बात की जा रही है, तो इसके पास स्ट्रक्चर कैसी होनी चाहिए सर, आपके पास इसके पास जो स्ट्रक्चर होनी चाहिए सर, सीएचओ का ग्रुप का होना चाहिए, क्या होना चाहिए सर, सीएचओ ग्रुप का होना चाहिए। ये तो आपको बेसिकली इनऑर्गेनिक में पता ही होगा, ठीक है, जिनको नहीं पता है उनको लिए बता दे। और यहाँ पे कीटोन शुगर या कीटोन ग्रुप की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो आपका क्या होता है सर, यहाँ पे मैं ऐसे कर देता हूं, इसके पास आपके पास कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये अगर कीटोन ग्रुप या कीटोन शुगर कहीं भी मिले तो आपको ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा, एल्डिहाइड ग्रुप एल्डिहाइड शुगर कहीं भी मिले तो आपको ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। क्या इतनी बात कंप्लीट है, क्या इतनी बात कंप्लीट है सर? अच्छा, कार्बोहाइड्रेट का एक और यहाँ पे कैरेक्टर नोट कर लीजिएगा सर, यहीं पे कार्बोहाइड्रेट कैरेक्टर नोट कर रहे हैं तो लगे हाथ एक और कैरेक्टर आप नोट कर लीजिए सर। जो कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर जब भी हम बात करते हैं तो यहाँ पे OH जो ग्रुप होता है वो मोर देन 2 होता है। कोई भी स्ट्रक्चर देखे, अगर वहां पे OH की संख्या यानी कि हाइड्रेट्स की संख्या अगर 2 से अधिक हमको दिख रही है तो वो कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत कहीं ना कहीं आएगा, चाहे वो मोनोसेक्राइड में आए, ऑलिगोसेक्राइड में आए या फिर पॉलीसेक्राइड में आए। समझे? बोले ठीक है, तो इसको भी नोट कर लेते हैं सर लगे हाथ। यानी कि नंबर ऑफ OH ग्रुप मोर देन 2 होता है, क्या होता है सर, नंबर ऑफ, ये नंबर है, ये नंबर है भैया, ठीक है, नंबर ऑफ OH ग्रुप, OH ग्रुप मोर देन 2, ये है। तो आप क्या बताओगे सर, ये कार्बोहाइड्रेट का अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। अभी मैं इसकी क्लासिफिकेशन भी बात करेंगे कि सर इसके 3 क्लासेस हम लोग क्लासिफाई करते हैं, मोनोसेक्राइड, ऑलिगोसेक्राइड और आपके पॉलीसेक्राइड, जिसमें सेक्राइड की संख्या के बेसिस पे, नंबर ऑफ सेक्राइड के बेसिस पे हम इसको क्या करते हैं, 3 कैटेगरी में क्लासिफाई कर देते हैं। तो क्या यहां तक की बातें आपको क्लियर हुई? एक बार रिकैप कर लें, फिर अपने मेन स्लाइड पर भी, अपना मेन स्लाइड बचा हुआ है, अभी जितनी भी बात हम यहाँ बताएं वो सारी सारी अपनी स्लाइड में नोट हैं, ठीक है। बस रफली उसको हम देखते चलेंगे क्योंकि ये पूरा कार्बोहाइड्रेट का जितना भी कहानी था ऑलमोस्ट हम यहाँ पे समझ चुके हैं। चलो आते हैं सर पहले स्लाइड पे, क्या बात किए थे हम लोग यहाँ पे देख लीजिए कि सर जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, 2 वर्ड की कॉम्पोजिशन है, एक है कार्बन और दूसरा हाइड्रेट, यानी कि आपका कार्बन और वाटर की बात कर लेते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन के नाम से जानते हैं। और इसका ये तमाम सारे यहाँ पे फॉर्मूलाज हम आपके सामने बता दिए। सर दूसरा है सर ये कंपाउंड मेड ऑफ, इसके कंपाउंड किससे मिलकर बना होता है कार्बोहाइड्रेट का, तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, 3 कंपाउंड यहाँ पे इन्वॉल्व होता है, ठीक है। इसकी जो रेशियो होती है कार्बन C/H/O की आती है, यानी 1:2:1 की आती है, ये भी बात हम लोग देख लिए हैं। तो इसका एग्जांपल का अगर हम बात करें सर, ग्लूकोज हो गया, आपका फ्रक्टोज हो गया, राइबोज हो गया, मेल्टोज, ये तमाम सारे एग्जांपल जो हैं
अगर इसकी हम रेशियो की बात करें तो इसका सबका रेशियो सेम आएगा 1:2:1, यानी कि ये सबके सब किससे बिलोंग कर रहे हैं सर, आपके कार्बोहाइड्रेट से बिलोंग कर रहे हैं। ये भी ठीक हो गया सर। लेकिन यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट में हमको दो एक्सेप्शन देखने को मिलते हैं। पहला है सर आपका लैक्टिक एसिड और दूसरा एसिटिक एसिड। अगर लैक्टिक एसिड की बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला आपका C3H6O3 होता है, यानी कि इसका जो रेशियो आएगा फाइनल 1:2:1 का आता है, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। फिर मैं बात किया सर एसिटिक एसिड, यानी कि CH3COOH है अपना, ठीक है। यहाँ पे इसका रेशियो क्या आता है सर, इसका भी रेशियो हम देखें तो 1:2:1 का ही आता है, आपको ऑलरेडी बता दिया। इसकी टेक्निकल डिफिनेशन की बात करें तो पॉली एल्डिहाइड पॉलीहाइड्रोक्सी पॉली हाँ यानी कहाँ गया, हाँ पॉलीएल्डिहाइड कीटोन ये होता है, और दूसरा आपका पॉलीएल्डिहाइड हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ये आपका ये टेक्निकल डिफिनेशन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके कार्बोहाइड्रेट में एक आपका एल्डिहाइड ग्रुप भी हो सकता है या एल्डिहाइड शुगर होगा, इसका यानी कि CHO का ग्रुप होगा, और दूसरा आपका कीटोन ग्रुप होगा या कीटोन शुगर होगा, यानी कि आपका C डबल बॉन्ड O का होगा। इसी के बेसिस पे हम इसका डिफिनेशन यहाँ पे फाइनलाइज कर रहे होते हैं बायोकेमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर मैं बात किया कि सर क्या कि कार्बोहाइड्रेट की जब भी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, यानी कि यहाँ पे OH ग्रुप क्या होता है, मोर देन 2 होता है, 2 से अधिक होते हैं। जैसे अभी हम कार्बन की पूरी स्ट्रक्चर देखेंगे तो वहां पे देखिएगा सर OH की संख्या 2 से अधिक, 6 सीरीज से ज्यादा, है ना। तो ये सब आपके कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत आ जाता है। तो ये सारी बातें हमने यहाँ पे देख ली हैं, समझ ली हैं। अब चलते हैं आप सर अपने मेन स्लाइड पे और देखते हैं सर यहाँ पे कौन कौन सी बातें अपने को मिल सकती है। यहाँ तक बात समझ में आ गया है सर, बोलो हाँ या ना। सभी लोग बताएंगे सर क्या यहाँ तक की बातें आपके कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। अगर होगा तुरंत कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि सर यहाँ पे हमको बात नहीं समझ में आ रहा है, फिर यहाँ पे डाउट है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं सर कार्बोहाइड्रेट की। किसकी बात कर रहे हैं सर, कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हैं। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, एक तरह का लार्ज ग्रुप होता है अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड। किसका होता है सर, ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक लार्ज ग्रुप हमको देखने को मिल जाता है। ठीक है, ये भी हो गया सर। इसमें क्या क्या होता है सर, अभी हम लोग बात किए सर, यहाँ पे अपना कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, और साथ ही साथ अपना यहाँ पे ऑक्सीजन। ये हम लोग पहले ही स्लाइड पे बात कर लिए थे, बोले ठीक। यानी कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से ग्रुप, आपके कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंपाउंड यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। अगर इसको हम टिपिकली तोड़ते हैं, है ना, टिपिकली तोड़ते हैं तो इसमें किस में मिलता है सर, मोनोमर्स में मिलता है। और क्या यहाँ से क्या रिलीज होता है सर, एनर्जी रिलीज होता है, जो कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके उसको क्या कहते हैं, एक तरह का सपोर्ट प्रोवाइड करता है भैया एनर्जी के माध्यम से। कौन, अपना कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गया सर। कार्बोहाइड्रेट क्या है सर, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का लार्ज ग्रुप होता है, और ये कंपाउंड इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है। और ये जब इसके मोनोमर्स जब टूटते हैं, जब मोनोमर्स टूटेंगे तो यहां से क्या रिलीज होता है सर, एनर्जी रिलीज होता है। और ये सब एनर्जी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एक तरह का बैकबोन प्रोवाइड करता है, एक तरह का स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, जिंदा रहने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। किसको, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट हो या फिर वो एनिमल हो। आ गया। अगर हम बात करते हैं जो कार्बोहाइड्रेट होता है, ये मोस्ट अबंडेंट फॉर्म में होता है सर, ये मोस्ट अबंडेंट फॉर्म में होता है। कौन, आपका कार्बोहाइड्रेट। अगर हम बायोमोलिक्यूल्स का सबसे मोस्ट अबंडेंट फॉर्म अगर हम बात करते हैं तो वो कौन कहलाता है सर, आपका कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। ठीक है, जो कि हर लिविंग बॉडी के अंतर्गत में ये हमको देखने को मिल जाता है, और लार्ज मास का फॉर्मेशन भी कर रहा होता है स्टोरेज के फॉर्म में। इसीलिए कार्बोहाइड्रेट को हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम सैकराइड के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सैकराइड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसके पीछे का रीजन क्या था वो ऑलरेडी हम लोग अपने ब्लैंक स्लाइड पर हम देख लिए, समझ लिए। तो मैं बोला सर जो कार्बोहाइड्रेट है इसको और किस नाम से जानते हैं, तो सैकराइड के नाम से जानते हैं। ये सभी पॉइंट अपने इंपॉर्टेंट रहने वाली होंगी। और यहाँ पे हम बात करते हैं इससे रिलेटिव कई सारे स्मॉलर मॉलिक्यूल जो होते हैं, इसकी मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पे इसके साथ अरेंज हुए रहते हैं। और कार्बोहाइड्रेट की अगर स्वाद की बात करते हैं, टेस्ट की बात करते हैं, तो ये मीठा होता है। कैसा होता है सर, मीठा होता है, यानी कि इसमें कहीं ना कहीं यहाँ पे स्वीट हमको देखने को मिल जाता है, मीठा शुगर देखने को मिल जाता है। अच्छा, यहाँ पे एम्पिकल फॉर्मूला कार्बोहाइड्रेट का अभी मैं बात किया था आपसे, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सर क्या कि अगर हम कार्बोहाइड्रेट का यहाँ पे, हाँ यहाँ पे क्या गया, ये फॉर्मूला की बात करते हैं तो क्या होता है सर, यहाँ पे CnH2ON, यही था, यही हम लोग बात किए थे। लेकिन इसके अलावा 2-3 और फॉर्मूला हम यहाँ पे बात भी किए थे। ठीक है, तो उसको आप लोग नोट कर लिए होंगे। जो क्या करता है, ये अपने मोनोसैकेराइड को होल्ड करने में कैपेबिलिटी रखता है, इसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी रख रहा होता है। अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो ये यहाँ पे हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, सर ये हम लोग पहले ही बात कर लिए थे। सर इसमें क्या होता है सर, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन होता है।
है ना। और ये ब्रॉडली क्या होता है सर, डिफाइन होता है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एल्डिहाइड्स ऑफ कीटोन, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ऑफ कीटोन, यानी कि यही जो लाइन है अपना, ये टेक्निकल डिफिनेशन को ये बता रहा होता है, या फिर कीटोन्स कीटोन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, यानी कि ये जो अपना ये लाइन दिख रहा है, ये क्या मतलब हो गया, ये अपने कार्बोहाइड्रेट का टेक्निकल डिफिनेशन हो गया कि सर जो सॉरी आपका जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन के ग्रुप का होता है। तो अगर ये कल के डेट में आपसे कोई इसका स्ट्रक्चर पूछता है या कीटोन बॉडी या एल्डिहाइड ग्रुप पूछेगा तो आप तुरंत बताइएगा सर ये किसका इन्वॉल्वमेंट होता है, सर ये कंपोनेंट होता है आपका कार्बोहाइड्रेट का। यहां तक कि वार्तालाप आप सभी लोग को समझ में आया है कि नहीं आया है, एक बार सभी लोग कंफर्म यहाँ पे कीजिए कि जितनी आपको कहानी सुनाई गई है, क्या यहाँ तक की कहानी सबको मामला सेट है, यहाँ तक क्या किसी प्रकार कोई दिक्कत तो नहीं है? खैर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अगर अच्छा लग रहा है क्लास में तो आप बताइएगा सर इथुम्बा क्लास अच्छा लग रहा है, समझ। These are the widely distributed molecules in both plants and animals। यानी कि अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि अपने प्लांट्स और एनिमल्स के टिश्यू में ये क्या है सर, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में होता है। कौन होता है सर, कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो प्लांट में भी हमको देखने को मिलता है सर, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी। अगर प्लांट्स में अगर बात करें तो सर अपने स्टार्ट होता है सर सेल से ही तो स्टार्ट हो जाता है, सेल से ही स्टार्ट हो जाता है सर कार्बोहाइड्रेट की स्टोरेज, और फिर फला ढमकाना वहां पे रेस्पिरेशन हो रहा है, तब ब्रेक डाउन किया जा रहा है। That's serving the skeletal structure of the plants and animals and also the insect and the crustacean। यानी कि ये सर प्लांट्स तक तो ठीक था, एनिमल में भी ठीक है, लेकिन हम एनिमल्स में और किसकी किसकी बात कर सकते हैं सर, इंसेक्ट की। अगर हम आउटर सेल की बात करें, है ना, उसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो इंसेक्ट में भी आपको कार्बोहाइड्रेट की इन्वॉल्वमेंट मिलती है। क्रस्टेशियंस हैं उसमें भी आपको इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल जाती है, ये चीज आप यहाँ पे। अच्छा कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये और क्या करता है सर, ये अपने फूड रिजर्वायर्स के लिए काम होता है, और ये स्टोरेज ऑर्गन का भी काम करता है, किसमें, अपने प्लांट में, जो कि आज हम लोग बॉटनी में पढ़ने वाले हैं। बेसिकली यही है डिफरेंस यहाँ पे, कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो फूड रिजर्वायर का काम करता है, और ये प्लांट में स्टोरेज ऑर्गन में स्टोर भी होता है, ठीक है। और अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं तो एनिमल्स में लीवर में और मसल्स में क्या होता है, ये कार्बोहाइड्रेट स्टोर होकर रह जाता है, कि भैया कल के डेट में आप गुस्सा होकर खाना ना खाओ कि वो हमसे बात नहीं कर रहा, वो हमसे बात नहीं कर रही है, मैं खाना नहीं खाऊंगा, ठीक है। तो फिर ये बॉडी को तो एनर्जी चाहिए, अब वो एनर्जी मिलेगा कहां से, तो पहले से जो एनर्जी जो अपना जो कंपाउंड स्टोर्ड है उसी से वो एनर्जी ले रहा होगा, है ना। आप गुस्सा हो गया, नहीं नहीं मैं खाना नहीं खाऊंगा, वो मुझसे कैसा ये वो दुनिया भर का दिस एंड दैट, ठीक है। तो इसके लिए बॉडी तो अब चुपचाप बैठा नहीं रहेगा, उसको तो एनर्जी चाहिए, बशर्ते आप ना ले रहे हो उसकी बात अलग है, मैं उसके बिना जान दे दूंगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो बॉडी में आपके लिए ऑलरेडी एनर्जी स्टोर है, कार्बोहाइड्रेट स्टोर है आपके लीवर में, आपके मसल सेल में, उसी को वो वहां से यूटिलाइज करेगा अपना बॉडी, क्योंकि उसको तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को परफॉर्म कराना होगा, ठीक है। अगर प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट में भी कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड के फॉर्म में देखने को मिल जाता है, ठीक है, इन फर्दर यूजेस के लिए। फर्दर यूजेस मतलब क्या होगा कि मान के चलो कि अब ठंड का मौसम चल रहा है, धूप नहीं हो रहा है, डार्क रिएक्शन यहाँ पे परफॉर्म कराना होगा, ठीक है, तो उस दौरान जो रिजर्व फूड मटेरियल होगा वही चीज आपका C4 प्लांट में आपका C4 साइकिल में ये परफॉर्म हो रहा होता है, ठीक है। ये चीज हम लोग देख चुके थे। दे प्ले द एसेंशियल सोर्स ऑफ द एनर्जी that required for the various metabolic activities for all living organisms। यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये एक तरह का एनर्जी प्रोवाइड करता है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और एनर्जी जैसे ही प्रोवाइड होगा तो वो आप उस पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होंगी वो फिर से सुचारू रूप से स्टार्ट हो जाएंगी। मतलब वही हुआ कि गाड़ी है मेरे पास, बाइक है, कार है, जब तक उसमें पेट्रोल डीजल डालेंगे नहीं तब तक वो गाड़ी स्टार्ट होगी नहीं। अब वो पेट्रोल आया, वो स्टार्ट कैसे हुई सर, हम जैसे ही पेट्रोल डालें एनर्जी मिला गाड़ी को और वो स्टार्ट होगी, हमको चलने लग गई, ठीक है। उसी तरह हमारी बॉडी में भी बहुत सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रहे हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में हो रहा है, रेस्पिरेशन में हो रहा है, सर्कुलेशन में हो रहा है, हार्मोन के सिक्रीशन में हो रहा है, मैसेज को ट्रांसपोर्ट करने की बात की जा रही है, कई सारे यहाँ पे एंजाइम का फॉर्मेशन कराया जा रहा है, हार्मोन का फॉर्मेशन कराया, सब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ही हैं।
और सबको कराने के लिए, सबको परफॉर्म कराने के लिए हमको किसकी आवश्यकता पड़ेगी सर? एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। और ये एनर्जी मिलेगा कहां से सर? अपने फूड से मिलेगा या कहने अपने कार्बोहाइड्रेट से मिलेगा। बात समझ में आया? चाहे वो प्लांट हो या फिर वो एनिमल हो। अगर हम प्लांट की बात करते हैं तो दे आर कंसीडरेबल मोर अबंडेंट इन कार्बोहाइड्रेट एज कंपैरिजन टू द एनिमल्स। अगर हम क्या करते हैं, पौधों में की बात करते हैं, तो जानवरों की तुलना में पौधों में कार्बोहाइड्रेट काफी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर मान के चलो हमारे अंदर जो कार्बोहाइड्रेट की संख्या है 10 किलो कैलोरीज है, 10 अब उसको हम उसको बताएंगे, तो वहां पे उसकी संख्या जस्ट डबल हो जाती है। यानी कि यहाँ पे जो प्लांट में जो कार्बोहाइड्रेट की जो क्वांटिटी होती है वो काफी अबंडेंट अमाउंट में, काफी बल्क अमाउंट में पाया जाता है एज कंपेयर टू एनिमल्स के। तो ये पॉइंट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर ये सब बात अगर डिस्क्रिप्टिव मोड में एग्जाम हो रहा है आपका, तो ये सभी बातों को आप लिखने के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। आज दिया सर, अदर कार्बोहाइड्रेट पॉलीमर्स lubricated the skeleton joint and participate in recognition and adhesion the between the cell। और साथ ही साथ अगर हम और इसका फंक्शन की बात करें कार्बोहाइड्रेट की, तो कार्बोहाइड्रेट एक तरह का पॉलीमर्स का भी काम करता है, जो कि दो सेल को जोड़ने में काम करता है, दो सेल को आपस में चिपकने में काम करता है। या फिर हम बात करें दो सेल के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, जैसे कि आपका और उसका बात करते हो ना, मैसेज टाइपिंग करते हो, तो मैसेज टाइपिंग करने के लिए किसकी चाहिए सर? व्हाट्सएप या फिर नेट की आवश्यकता पड़ती है, तभी तो होगा, अदरवाइज कैसे उससे चैटिंग कर पाओगे? जस्ट उसी तरह आपका एक सेल है, दूसरा सेल है, दोनों के बीच में चैटिंग होना है, दोनों के बीच में बातें कराना ही है, सेल सिग्नलिंग करानी है, जिसको हम सेल कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया कार्बोहाइड्रेट के माध्यम से ही हो रहा होता है। बात समझ में आया? बोला हाँ या ना? बोलो ठीक है। जैसे ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया, सेलुलोज हो गया, एक्सेट्रा, द सम मोस्ट नोन एंड इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट फाउंड ऑन द अर्थ। अगर हम कार्बोहाइड्रेट की और भी हम यहाँ पे अलग अलग डिफरेंसेस बात करें, एक सेकेंड। तो बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आया कि सर हम कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हैं, तो कार्बोहाइड्रेट के और कौन कौन से कंपोनेंट्स हो सकते हैं? तो ग्लूकोज हो सकता है, मेल्टोज हो सकता है, सुक्रोज हो सकता है, सेलुलोज हो सकता है। ये सब क्या होता है? अलग अलग यहाँ पे कंपाउंड होते हैं जो कि हमारे धरती पे पाए जाते हैं। आगे चलते हैं सर। ये तो कार्बोहाइड्रेट की या मोनोसैकेराइड की, डाइसैकेराइड की हम बात कर रहे हैं सर। यहाँ पे हम पॉलीसैकेराइड की बात कर लें, है ना? ये कहीं कहीं डाइसैकेराइड, कहीं कहीं ओलिगोसैकेराइड, ये भी आपको मिल जाता है। तो खैर वो अभी हम आपको और भी डिफरेंशिएट करते चलेंगे, या अभी इसको हम स्किप कर रहे हैं, ठीक है? इसको अब क्लासिफिकेशन को अभी स्किप करेंगे, लेकिन उससे पहले हम मोनोमर और पॉलीमर को देखेंगे कि सर मोनोमर और पॉलीमर क्या होता है। ठीक है, बात समझ रहे हो? तब हम इसको और अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है? तो पहले हम मोनोमर, अच्छा उससे पहले हम बता दें सर, आपका यहाँ पे जो बैच है वो एक्टिव हो चुका है। तो जितने बच्चे अभी तक बैच से रजिस्टर्ड नहीं हो, तो यकीन मानो भाई, अब जो है वो, अब आप सेल्फ स्टडी कर लो, अच्छी बात है, वेल एंड गुड है। लेकिन हाँ, अब जितने भी आपको टॉपिक्स मिलेंगे, चाहे वो बॉटनी हो जाए, चाहे जूलॉजी हो जाए, या फिर केमिस्ट्री हो जाए, सब में सब आपके यूनिट जो होंगे वो काफी लेवल वाले मिलेंगे। अब ये नहीं कि आपको वो 11th-12th में जो टॉपिक पढ़ रहे थे उसी का आपको यूनिट बना दिया गया, आप उसको पढ़ते रहो। जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर में थे तो सेल पढ़ना था पूरा, आप 11th से आराम से पढ़ सकते। अगर 11th की आपके पास नोट्स होगा, एनसीईआरटी को, तो आराम से उसको पढ़ सकते थे, नो डाउट। लेकिन हाँ, अब जो जितना चीज मिलेंगी बातें आप, वो एकदम ब्रॉड में पढ़ने होंगे। तो ब्रॉड में पढ़ने के लिए, और आपको पता है सर क्लासेस कैसे चलते हैं आपके कॉलेज यूनिवर्सिटीज में, उसकी हम बात यहाँ पे थोड़ा सा भी जिक्र नहीं करेंगे, ठीक है? अच्छी चलती है। हाँ, अगर आपका ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग यहाँ से बैच से रजिस्टर्ड हो जाइए। और आपको पता है जितने पुराने बच्चे हैं, मैं एकदम दाफा के साथ बताता हूँ कि सर जितने पुराने बच्चे हैं उनसे पूछ लीजिएगा, नए बच्चे वाले, कि क्या जितनी पढ़ाई वाली बातें आपके एग्जाम में आती हैं कि नहीं आती। अगर आती हैं तो ठीक है, नहीं आती तभी भी ठीक है, ठीक है? वैसे तो बच्चे आपको सब बताएंगे। वैसे तो आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो कि कितना आपका स्कोरिंग, कितना आपके क्वेश्चन मैच करते हैं, कितना अच्छा एग्जाम जाता है, वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, जो रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहा है।
और अगर हम बात करें सर कि यहाँ पे सिलेबस की, तो हम यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 8 तक यहाँ पे कंप्लीट यहाँ पे डिस्कशन हम लोग करेंगे। और कैसे करेंगे सर? जैसे आज की क्लास कर रहे हैं ना, उसी तरह अपने 8वें यूनिट तक कर रहे होंगे, ना थोड़ा सा 19 ना थोड़ा सा 20। हाँ, इससे अधिक हो सकता है, लेकिन इससे कम एक्सप्लेनेशन आपको किसी भी वीडियो में नहीं मिलेंगी। चाहे वो लिख लिख के बताया जाए, चाहे वो बोल के, तो एक्सप्लेन बहुत कम कब होता है सर? जब लिख दिया जाता है तब। क्या है आपको पहले ही से पता है सर। यहाँ पे हम सारथी बैच ही क्यों लें? इससे फायदा तो ये पहला फायदा ये है कि आपका जितने भी यहाँ पे सिलेबस में यूनिट देख रखे हो, यानी कि अप्रॉक्स 8 यूनिट होंगे, 8 यूनिट के पूरे टॉपिक्स आपको यहाँ पे क्लियर किए जाएंगे सर। दूसरा फायदा ये है कि आपको यहाँ पे जितने भी बातें बताई जाएंगी एकदम फ्री माइंड से बताई जाएंगे, एकदम फ्रेंडली होकर बताई जाएंगे कि आपको हर बातें कहानी की जैसे समझ में आ जाए और अपनी नोट्स को आप प्रिपेयर करो। अच्छा, नोट्स से याद आया कि यहाँ पे जितने भी आपको नोट्स मिलेंगे वो आपको बाईलैंग्वेज में मिल रहे होंगे, जैसे कि आप अभी यहाँ पे देख सकते हो। ये बाईलैंग्वेज में इंग्लिश और हिंदी दोनों मोड में आपको मिलेगा, और ये दोनों मिलेगा। इससे ये फायदा होगा कि आप इंग्लिश को पढ़ के हिंदी में एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, हिंदी का पढ़ के इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन। और हमसे क्या उम्मीद करिएगा सर आप, कि सर यहाँ पे जितनी भी बातें बताई जाएंगी वो आपको हिंदी में समझाई जाएंगी, एकदम एकदम फ्रेंडली होकर समझाई जाएंगी, कि जिसको आराम से, आपके टर्म्स इंग्लिश वाले होंगे लेकिन समझाने वाली बातें आपका ये नहीं कि इंग्लिश में लेक्चर देके चलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। एकदम हिंदी में बेसिकली बातें आपको समझाई जाएंगी, बेसिक से टॉप तक। यानी कि यहाँ पे आपको थ्योरी, अगर थ्योरी क्वेश्चंस की बात करें तो ये आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है, थ्योरी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। क्लास नोट्स पीडीएफ सारे के सारे आपको ऐप में मिलेंगे। और ये बात और ध्यान, इस क्लास की जितनी भी पीडीएफ हैं, है ना, ये पूरी पीडीएफ साथ ही साथ ये जो मैं हाथ से लिखा हूं, ये भी इसी पीडीएफ के साथ अटैच होके आपको सारथी बैच में ही मिल जाएगा। तो जितने बच्चे अभी तक कंफ्यूज थे सर आपको पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, तो आपको सारथी बैच से ही मिलेगा। अच्छा, सारथी बैच लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? नए बच्चों को बता दें, आपको टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप डाउनलोड करने होंगे, और फिर अपने आप को जैसे ही रजिस्टर लॉगिन कीजिएगा तो आपके पास सेमेस्टर का ऑप्शन आएगा। आप सेमेस्टर एग्जाम में जाइएगा, आपको वहां पे एक मिल जाएगा सर बीएससी 4th सेमेस्टर। ध्यान दीजिए सर, 4th सेमेस्टर वाला है, पहले लें। आपके सामने वहां पे फर्स्ट सेमेस्टर भी मिल रहा होगा, सेकेंड भी मिल रहा होगा, थर्ड भी मिल रहा होगा। तो वो सबसे एक बार ध्यान देके 4th पे ही अपने आप को रजिस्टर करें, ठीक है। और फिर आपको ये जो प्राइस रहने वाला सर 6999, ठीक है, ये अपना ये दूसरा ऑफर चल रहा है। पहला ऑफर वो 1 जनवरी वाला था 26 टारगेट, वो अब खत्म हो चुका है, ठीक है, 20% का डिस्काउंट। अब आपका ये बिना कूपन के साथ है, 699 है। कब तक है सर? आपको पहले ही बता दूं, ये जो प्राइस रहने वाला होगा आपका केवल और केवल 10 जनवरी तक का रहने वाला। 10 जन तक आप 6999 का यहाँ पे करिएगा, आपको बैच एक्टिव हो जाएगा। और ध्यान दीजिए सर, यहाँ पे कोई भी कूपन कोड नहीं है, कूपन कोड हट गया है। कूपन कोड इसलिए हट गया है कि बच्चे कंफ्यूज होते सर कूपन कोड काम नहीं कर रहा है, कूपन कोड एक्टिव नहीं, एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो उससे भैया कूपन कोड को हटाओ, आप 6999 पे करिए, आपका बैच एक्टिव हो जाएगा। कब? 10 जनवरी तक। लेकिन जैसे ही 11 जनवरी को पे करने जाओगे, आपका यही प्राइस क्या हो जाएगा सर? 799 हो जाएगा। 11 जनवरी से 11 जन से यही प्राइस क्या हो जाएगा सर? आपको लिख के बता दे रहा हूं, 799 हो जाएगा। तो फिर मत बोलिए सर प्राइस 100 रुपया बढ़ गया आपका। तो प्राइस ज्यादा देने से कोई मतलब नहीं है, सस्ता में अपना ज्यादा काम हो जाए, इसी को देखा जाता है ना। और अपना इंडिया वही वाला है, क्या कहते हैं, जुगाड़ू वाला, 100 रुपया बचा लें, ठीक है, तो बचा लीजिए आप लोग और टॉफी वॉफी खा लीजिएगा। इसमें आपको सब कंप्लीट कॉम्बो मिलेगा सर, आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, मैथ्स, आपको सभी के सभी सब्जेक्ट आपको इसी सारथी बैच में मिल जाएगा। तो आप सोच रहे हो कि सर हम जूलॉजी बॉटनी तो ले लिए, केमिस्ट्री कहाँ से पढ़ेंगे, तो आपको घबराने वाली कोई बात नहीं, केमिस्ट्री भी आपको यहीं पर मिलेगा। अगर कोई बच्चा मैथ्स वाला है तो केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स इसी बैच में आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप वहां से देख लीजिए सर, मैथ्स वाले हो कि आप बायो वाले हो, ठीक है, अब वहां से सिलेक्ट कर लीजिएगा, आपका ये फोल्डर खुल जाएगा, ये सभी इंफॉर्मेशन आपको, ठीक है। बात क्लियर हो गया? आई थिंक अब किसी को भी बैच से रिलेटेड और पीडीएफ से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे आया तो एक बात और याद आ रहा है, मैं बता दे रहा हूँ कि सर आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया कि आपका व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप उस लिंक से ज्वाइन हो जाइएगा। उसका टाइटल क्या रहने वाला होगा सर? सारथी फॉर बीएससी 4th सेमेस्टर। जिससे आप जैसे ज्वाइन होगा ना, वहां पे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहेंगी कि सर बैच में कब क्लासेस लाइव हो रही हैं। अच्छा, एक चीज और, क्लासेस बैच में लाइव चलती हैं, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा, और फिर आप उसको रिकॉर्डेड बाद में भी देख सकते हो। तो क्लासेस कब, शेड्यूल क्या है बैच में,
या फिर ऐप आपका यूट्यूब पे वो सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी एक दिन पहले। तो आप उसके लिए एक्टिव रहिएगा, तैयार रहिएगा। जो भी क्लास वर्क होते हैं, होमवर्क होते हैं, वो सारी चीज़ आपको वहाँ बता दी जाती हैं। अब बच्चे उसके लिए एक्टिव रहते हैं। सर ये आज की क्लास में हम ये पढ़ने वाले होंगे, इतने बजे से ये क्लास हो गई, केमिस्ट्री कितनी बजे है, जूलॉजी कितनी बजे है, बॉटनी कितनी बजे। बात समझ रहे हो? तो सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। मैं देखूंगा सर वीडियो के बाद जैसे पब्लिक रिकॉर्डेड अपलोड हुई यूट्यूब पे, तो कितने बच्चे यहाँ पे ग्रुप में जुड़े हैं, मैं देखता हूँ, ठीक है। खैर इतनी बातें हो गई, बहुत बातें हो गई अपनी, और अब काम की बातें करते हैं थोड़ा सा। काम की बातें मतलब इन द सेंस कि सर मोनोमर्स क्या होते हैं। आपके पास दो टर्म्स आते हैं, एक मोनोमर्स, एक आता है। सर मोनोमर्स की बात की जा रही है। मोनोमर्स मतलब, मोनो का मतलब क्या होता है सर, एक होता है, और पॉली का मतलब क्या होता है, एक से अधिक। मोनो का मतलब होगा सर एक, और पॉली का मतलब होगा सर एक से अधिक। तो मोनोमर क्या होता है, एक तरह का सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल्स होता है। क्या होता है सर, आपसे कभी पूछा जाए वाइवा में, रिटन में, एमसीक्यू में, कहीं भी पूछा जाए, चाहे रोड चलते कोई आपसे पूछ ले भैया बताओ मोनोमर्स क्या होते हैं, तो बताना सर मोनोमर्स एक तरह सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल्स होता है, और एक तरह का ये पॉलीमर का बेसिक यूनिट भी कहलाता है ना। सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल्स होगा, सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल्स होगा, और पॉलीमर का ये बेसिक यूनिट होता है। तो अगर कोई पूछे भैया बताओ पॉलीमर का बेसिक यूनिट क्या होता है, तो मोनोमर्स होते हैं। कितने होते हैं, क्या होते हैं सर, मोनोमर्स होते हैं। और यहाँ पे क्या क्या उपस्थित रहता है, तो ये क्या होता है सर, ये बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ पॉलीमर्स के फॉर्म में जाना जाता है। ये जो मोनोमर्स होते हैं ये क्या करते हैं सर, ये दूसरे मोनोमर के साथ बाइंड होते हैं, और क्या करते हैं, एक तरह का चेन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, चेन का फॉर्मेशन करते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन के नाम से जानते हैं। यानी कि मोनोमर्स पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस से दूसरे मोनोमर्स के साथ जुड़कर बार बार दोहराए जाने वाले मॉलिक्यूल्स या फिर चेन को हम क्या बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन के नाम से जानते हैं। तो ये बात भी आपके लिए, अगर आपके एग्जाम रिटन फॉर्म में होने वाला होगा, ठीक है, तो वैसे तो आप डीडीओ वाले बच्चे हो तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी चांस है आपका एमसीक्यू और एमसीक्यू का ही रहेगा, ठीक है। और बाकी अदर यूनिवर्सिटी वाले एक बार आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा अपनी यूनिवर्सिटी से कि भैया मेरा इस साल जो इस सेमेस्टर में जो एग्जाम होगा वो डिस्क्रिप्टिव होगा कि आपका एमसीक्यू होगा। लेकिन ध्यान दीजिए सर, बैच से आप जुड़े हो तो आपका डिस्क्रिप्टिव हो, आपका एमसीक्यू हो, कुछ किसी मोड में हो, आप हर परिस्थिति के लिए तैयार रहोगे। अगर एमसीक्यू पूछ दिया जाएगा, आपको हर बातें यहाँ पे जितनी भी हाईलाइटेड कराई जा रही हैं, यही सब पॉइंट आपके एमसीक्यू के ऑप्शंस तैयार होते हैं। या फिर आपको डायरेक्ट आपको लिखने के लिए आएगा, ये सभी बातें आप आराम से आप सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हो बिना किसी दिक्कत परेशानी का। बात समझ रहे हो? तो किसी मोड में एग्जाम हो आपका, तो आप आराम से उसके लिए तैयार रह सकते हो। मोनोमर्स कैन बी आइदर बी द नेचुरल और सिंथेटिक। ये जो मोनोमर्स होते हैं ये नेचुरल भी हो सकते हैं या फिर वो सिंथेटिक इन नेचर के भी हो सकते हैं। अगर नेचुरल मोनोमर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हमको अमाइनो एसिड की बात की जाती है, मोनोसैकेराइड की बात की जाती है। हाँ, जैसे कि एग्जांपल हो गया अपना सिंथेटिक मोनोमर्स आर द विनाइल क्लोराइड, और आपका विनाइल क्लोराइड हो गया और स्टेरिन हो गया। ये इसका दो एग्जांपल आपका मोनोमर्स का हो जाता है। यानी कि यहाँ पे मोनोमेरिक चेन कितना, एक है। इसी तरह आता है सर आपका पॉलीमर। पॉलीमर मतलब क्या होता है, एक से अधिक। और पॉलीमर्स की बात करते हैं, ये क्या होता है, एक तरह का लार्ज मॉलिक्यूल्स का कंपाउंड्स होता है, सब्सटेंस होता है, जिसमें क्या होता है सर, कई सारे यहाँ पर रिपीटिंग सब यूनिट यहाँ पे जुड़े रहते हैं। कई सारे यहाँ पे रिपीटिंग मोनोमर्स यहाँ पे जुड़े रहते हैं, चेन बनाए रहते हैं, उसको हम पॉलीमर्स का नाम देते हैं। ये जो पॉलीमर्स होता है ये क्या बनाता है, ये फॉर्म होता है बाय द बिल्डिंग ऑफ द सेवरल मोनोमेरिक यूनिट, एंड इस प्रोसेस इज टर्म्ड एज द पॉलीमराइजेशन। यही बात यहाँ पे भी हो रही है। तो कई सारे पॉलीमर जब एक साथ रिपीटिंग फॉर्म में जुड़ जाते हैं तो उसको पॉलीमराइजेशन कहेंगे। जब कई सारे मोनोमर जब एक साथ जुड़ जाते हैं तो उसको पॉलीमराइजेशन। ये जो पॉलीमर्स होते हैं जैसे मोनोमर्स के जैसे ही होते हैं, यहाँ पे भी बोथ सिंथेटिक और नेचुरल दोनों मिलता है। सिंथेटिक पॉलीमर्स में क्या क्या इंक्लूड हो जाएगा, जैसे कि आपका बायोमॉलिक्यूल, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया। तो अगर कोई कोई पूछे कि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन किस टाइप के आपके कंपाउंड्स है, तो बताओगे सर ये पॉलीमर्स होते हैं, ठीक है। वहीं पे हम सिंथेटिक पॉलीमर्स की बात करते हैं तो पॉलीस्टीरीन हो गया, और आपका फिनाइल वेलिन क्लोराइड हो गया, ये आपका पॉलीमर्स, आपका सिंथेटिक पॉलीमर्स का एग्जांपल हो जाता है। तो ये चीज था।
इसी तरह आता है सर आपका मैक्रो मॉलिक्यूल्स। मैक्रो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जो लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं, जिसका जो एटॉमिक वेट होता है वो तकरीबन आपका 1000 से ज़्यादा होता है, और 800 से 1000 के बीच में होता है उसको माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। हम लोग सेल में पढ़े थे, उसको हम लोग फिर से अगली क्लासेस में उसको डिटेल में देख लेंगे। खैर यहाँ आप देख लीजिएगा, मोनो मॉलिक्यूल्स इज द लार्जर मॉलिक्यूल कंपाउंड्स ऑफ द थाउजेंड्स ऑफ एटम्स दैट्स ऑफ द पॉलीमराइजेशन इज द स्मॉलर सब यूनिट दैट इज कॉल्ड monomers, or macromolecules composed of the large number of the atoms, thus the bonding together of the consequent of the, ये सब आपका यहाँ पे, ये सब मैं आपको बात बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ। एक बार और देख लीजिए सर, जितने लोग भी हैं मेरी बात मान के, है ना, ये हम लास्ट सेमेस्टर में ही बोले थे, जो बच्चा बहस से जुड़ गया होगा, चाहे वो फर्स्ट का हो थर्ड का हो, उसका तो बल्ले बल्ले रहा होगा, लेकिन जो बच्चा जुड़ा नहीं होगा तो उसको तो बहुत सारे मशक्कत यहाँ देखने को मिल। खैर, बैच से जुड़ जाइएगा। ध्यान दीजिए सर, फोर्थ सेमेस्टर वाले बच्चे हो तो फोर्थ सेमेस्टर वाले जुड़ोगे, आपके छोटे कोई कलीग्स हैं तो बताना सर सेकंड सेमेस्टर में जुड़ना है तो सेकंड सेमेस्टर में जुड़ना। और ये सभी बातें यहाँ पे आपको समझ में आ गई होंगी, ये अगर समझ गए तो आपका पूरा ये हलवा रहेगा। और हाँ, ये चीज और ध्यान दीजिए सर, यहाँ पे जितनी भी बातें बताएंगे, अगर जो मिली लिख के बातें बता रहा हूँ, जो बातें मैं लिख के बता रहा हूँ उसको अच्छे से आप समझ गए तो ये थ्योरी, ये कॉन्सेप्ट पढ़ने का मतलब, ये जो जितने भी डिस्क्रिप्टिव मोड में ये लिखा गया है, ये चीज आपको यहीं पे वन लाइन के फॉर्म में आप इसको समझ जाओगे, अच्छे से, एकदम अच्छे से समझ जाओगे। आप समझ रहे हो? तो इसको एक बार आप ध्यान से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइएगा। जितने लोग बैच से जुड़ना चाहते हो तो सभी लोग बैच से जुड़ जाओ। 6999 आपका 10 जनवरी तक का वैलिडिटी है, उसके बाद फिर ये आपका 799 का हो जाएगा, तो फिर आप ना चाह के भी 799 देना पड़ेगा, कोई उसका वो ऑप्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, खैर आई होप कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी, सारी बातें समझ में आ गया होगा। सभी लोग जितने बच्चे हैं, सभी लोग, मैं आप सभी लोग का कमेंट बॉक्स में वेट कर रहा हूँ, सभी लोग क्लास में कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सर क्लास समझ में आया कि नहीं आया, अच्छा था कि नहीं था, क्या मैं सारी बातें जितनी आज बताएं सर क्लियर हो गया कि नहीं हुआ। अब जो दूसरी क्लासेस होगी, दूसरी लेक्चर होगी, वो अपनी ऐप में होंगी। ठीक है, दूसरी लेक्चर जो होंगी वो ऐप में होंगी, तो आप सभी का इंतजार रहेगा बैच में। तब तक के लिए स्टे रहिए, मस्त रहिए, अपने तैयारी को मजबूत करते रहिए।